दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूँ आज रामनगर में, जहाँ पर एक सालाना वार्षिक उत्सव जो है वो यहाँ मनाया गया और वो मनाया गया है दी मैत्री सोसाइटी, दी मैत्री सरकारी कर्मचारी अर्बन थ्रप एंड क्रेडिट सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर एक सालाना उत्सव मनाया गया है, जहाँ पर सारा लेखा जोखा दिया जाता है और यहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह जो हैं वो सबसे ज़्यादा पूरी मैं कहूँगा कि पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स जो हैं वो इसी सोसाइटी में बांटे जाते हैं। अनिल बौद्ध जी हैं इसके अध्यक्ष, मैं उनसे ही पहले जानना चाहूँगा। सर, हर साल आप ये कार्यक्रम करते हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है करने का? इसका उद्देश्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भगवान बुद्ध की शिक्षाएं समाज में फैलाना और उसके साथ साथ समाज को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना, ये हमारा मकसद है। बाबा साहब ने कहा था कि हमको अपनी स्थिति अगर समाज में रखनी है तो हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा और उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर हमारे जो फाउंडर मेंबर्स हैं, जो आपके सामने अभी नज़र आ रहे हैं, इन सबों ने डिसीज़न लिया और हमने ये 23 जनवरी 1994 में इस सोसाइटी को डेवलप किया और आज लगभग 30 साल बाद इसके 450 मेंबर हैं और आज तक इसमें कोई भी डिफ़ॉल्टर मेंबर नहीं हुआ। तो हमारा मकसद सोसाइटी का मेन ये है कि इसमें अम्बेडकरवाद को प्रचार और प्रसार मिले, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं फैलें और इसके अलावा हर एक व्यक्ति, हर एक सदस्य का आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो। आर्थिक रूप से उसको जो आप फ़ायदा पहुँचा रहे हैं वो कैसे फ़ायदा पहुँचाते हैं? उसके तरीके हमारी सोसाइटी के माध्यम से कई हैं। पहला तो यही है कि हमारी सोसाइटी 1.5 लाख रुपए हर सदस्य को लोन देती है और उसको बहुत ही नॉमिनल रूप में उसका 1% के ब्याज से और 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम उसमें रिकवरी लेते हैं। तो हमारा मुख्य काम यही है कि वो आदमी अपना काम निकाले और उसको रिकवरी इस मोड में दे के उसको महसूस ना हो। इसके अलावा अभी और दूसरे जैसे बच्चों के लिए, अगर बच्चे अच्छे ब्रिलियंट हैं और शिक्षा में अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छा वो कर रहे हैं, तो उनको भी हम आगे प्रमोट करने का हमारी सोसाइटी काम करती है। इसके अलावा क्रिमिनेशन में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्रिमिनेशन का भी हमने कुछ भाग रखा हुआ है कि हम उनको दें। इसके अलावा सोसाइटी के सदस्य अगर बुद्धिस्ट स्थल पर जाते हैं तो उनको भी हम आने जाने का जो कंसेशन रिटायर है उसको कंसेशन हम उनको देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा और भी अगर कोई विचार आते हैं तो हम उनको लागू करने की कोशिश करते हैं जो समिति के हित में हो। जी, समिति के हित में क्या इसमें आपने लिखा हुआ है सरकारी ही लोग रहते हैं या कोई और भी इसमें मेंबर बन सकता है? इनिशियली जब हमने सोसाइटी को स्टार्ट किया था तो उस टाइम हमारे सरकारी मेंबर पर ही हमारा एम था, लेकिन जैसे जैसे सरकारी नौकरियां कम होती चलेंगी तो हमने जो प्राइवेट हैं उनको भी इसमें ऐड कर लिया है। हाँ। और कोई अगर प्राइवेट के अलावा कोई, जैसे कि कोई अपना काम करता है, दुकान करता है, बिजनेस करता है, क्या वो भी आपके साथ अगर जुड़ना चाहे तो क्या आप जोड़ेंगे उसे? अभी तक तो हमारा प्रपोजल नहीं था, लेकिन हम इसके बारे में सोच रहे हैं अभी। जी, आर्थिक रूप से अगर आपसे बात की जाए तो क्या डिफॉल्टर कितने हैं और कितना लोन साल का यहाँ पर दिया जाता है? डिफॉल्टर 30 इयर्स के पीरियड में कोई भी नहीं है। ये सोसाइटी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है और जो लोन की राशि है वो 1,50,000 रुपये है, जो 2 श्योरिटी के बाद इसलिए दी जाती है ताकि किसी भी तरीके से मेंबर फ्लुएंटली अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करा सके। तो क्या इसके लिए आपने कुछ कोई क्राइटेरिया डाला हुआ है कि इस उम्र के या गवर्नमेंट सर्वेंट की इतनी जॉब रह गई हो तो ही आपको लोन मिलेगा? जब तक उसका ड्यूरेशन पीरियड है तब तक हम उसको 1.5 लाख रुपए देते हैं और उसके बाद जैसे ही वो रिटायर हो जाता है तो उसकी सीडी और शेयर मनी का जो अमाउंट हमारे पास है उसको हम प्लस 10,000 15,000 हम पे कर देते हैं। जी, कितने लोग आपके इस कार्यक्रम में आ जाते हैं और कितने मेंबर हैं? पहले मेंबर बताइए कितने? और हमारी मैत्री सोसाइटी है, इसके अंदर 450 मेंबर्स एक्टिव है, मतलब हैं हमारे ये सभी मेंबर है हमारे के नहीं जी। और आपके जो कार्यक्रम में लोग आ जाते हैं वो कितने मेंबर आ जाते हैं लगभग? एक्चुअली एक्टिव मेंबर हमारे 232 एक्टिव मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें क्या है कि उनकी फैमिली के साथ हमने जो लोग हैं वो लोग भी उनके साथ आ जाते हैं। सारे लोग सादर आमंत्रित रहते हैं हमारे यहाँ पर, उनके साथ है, उनको भी बाकायदा हम लोग लंच वगैरह सारा उनको प्रोवाइड कराते हैं। आप कितने साल से मेंबर हैं इस सोसाइटी के और क्या कहना चाहेंगे सोसाइटी के लिए? मैं जब से सोसाइटी बनी है उसी समय से ही मेंबर हूँ। मेरा जो खाता नंबर है वो 17 है, अब कम होके 8 या 9 रह गया है।
क्योंकि पहले वाले कुछ एक्सपायर हो गए हैं और कुछ निकल गए हैं। मैंने जहाँ तक सोसाइटी को देखा है, ऐसी सोसाइटी जिस तरीके से स्मूथ वे में काम कर रही है और लोगों की शिकायतें नहीं है। अगर कुछ शिकायतें होती है तो वो तुरंत हम बैठ के उसको, जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं। कुछ मनमुटाव होते हैं लेकिन वो धीरे धीरे करके हम एक दूसरे को कंसेंस करके उसको ठीक कर देते हैं। जी बिल्कुल ठीक कर लेते हैं। आप संस्थापक सदस्य में हैं, क्या शिकायतें कुछ ऐसी भी आती हैं कि जिसका समाधान नहीं हो पाता? आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, बीइंग संस्थापक सदस्य कि जो भी सुझाव आते हैं वो सब का सब समिति में बैठकर, कार्यकारिणी में बैठकर हम सोल्यूशन दे देते हैं, और आज तक कोई भी शिकायत नहीं आई और ना ही आगे आएगी। सबके सब मेंबर संतुष्ट हैं, कोई भी डिफॉल्टर नहीं है, सबके सब खुश होकर जाते हैं और खुश रहते हैं। सबको भरपूर लोन मिलता है, भरपूर खुशियों से भरे रहते हैं। जो सोसाइटी है, भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष रहो, हम उस विचारधारा पर चल रहे हैं, जिससे कि सब पूरे समाज का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उत्थान दिन पर दिन हो रहा है और होता रहेगा। बिल्कुल होता रहेगा। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप मेंबर हैं, कैसा फील करते हैं यहाँ पर? देखो जी, मुझे बड़ी खुशी है कि ये सोसाइटी अपने 30 साल के पीरियड में पहुंच गई है जी। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि रिटायर होने के बाद भी इन्होंने मुझको मेंबर रखा हुआ है, क्योंकि मुझे अब अपने समाज के लोगों से मिलने जुलने में बड़ी खुशी मिलती है। ऐसा लगता है शायद मेरी एज बढ़ जाएगी जी, मतलब यहाँ की मीटिंग में आने से मेरी एज बढ़ जाएगी, मुझे खुशी मिलती है। इसलिए सोसाइटी इनके लिए, जो भी जिन्होंने सोसाइटी बनाई है और जो इनके उद्देश्य है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अनिल जी आपसे भी दोबारा पूछना चाहूँगा कि आपकी सोसाइटी में अगर कोई जुड़ना चाहे तो उसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से जुड़ सकता है? क्राइटेरिया सिंपल सा है कि हमारी कम्युनिटी से होना चाहिए और ट्रांस यमुना का होना चाहिए। कम्युनिटी कौन सी होनी चाहिए? जो ऐसी कैटेगरी में आती है, एससी कैटेगरी। हाँ। और उसमें एक मेन है कि वो अम्बेडकर बाबा साहब के विचारों से प्रभावित हो जी। उसमें ये भी हमारा एक क्राइटेरिया है, ताकि एक विचारधारा के उसमें लोग हों। बाकी सभी समाज के, अपने समाज के हित के लिए बनी हुई है, और यही इसका मेन क्राइटेरिया है। अभी सुनने में कुछ दिनों पहले ये भी आ रहा था कि आप इसको, सोसाइटी को बैंक में भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में 10-15 साल पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था, और अभी भी सुनने में आता है कि भी और सोसाइटी में रजिस्टर्ड हो रही हैं, लेकिन रजिस्टर्ड होने में बजाय फ़ायदे के नुकसान बहुत ज़्यादा है। नुकसान इतना है कि आज की डेट में हमारा 849 रुपये के करीब सबसे हाईएस्ट स्कोर है जो इंटरेस्ट डिविडेंड का हमने दिया है। अगर ये रजिस्टर हो जाती है तो ये स्कोर 250 से नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि खर्चे इतने हो जाएंगे। ऑडिटर का खर्चा देना पड़ेगा, सीए का, इसके अलावा जो ऑफिस है, ऑफिस का रेंट पे करना पड़ेगा, बैंक ऑफिस का कोई एम्प्लॉई है वो करना पड़ेगा, एक ऑफिस पूरा बनाना पड़ेगा। तो इतने बहुत खर्चे हो जाते हैं जो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में एक अमाउंट है, वो भी एक बहुत अच्छा अमाउंट देना पड़ता है। तो हमारे लोगों ने तो यही सोचा कि हम आज तक कोई डिफ़ॉल्टर नहीं है और रिकवरी जो है हमारी 100% बहुत बेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि इस ओर ना जाके हम लोग कोशिश करें कि समिति के सदस्यों का किस तरह से और ज़्यादा हित कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उनके इंटरेस्ट और डिमांड को भी कम कर दें। जी, आप समाज के लोगों को, जैसे आप SC/STs के लिए काम करते हैं और सोसाइटी भी बनाई है, धर्मों में भी काम करते हैं, अम्बेडकरवाद में भी काम करते हैं, पूरे समाज में भी काम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने देशवासियों को? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें एकजुट रहना चाहिए। अब एकजुट होने के लिए हमें ये मकसद ढूंढना है कि हम किस तरह रह सकते हैं। अगर एक हम समिति के माध्यम से एकजुट हो सकते हैं तो हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं, और अगर एक संगठन के माध्यम से हम सुदृढ़ हो रहे हैं तो धार्मिक रूप से हम संगठित हो रहे हैं। और अगर एक पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के हो रहे हैं तो हम, अगर राजनीति में जा रहे हैं तो हम राजनीतिक रूप से सुदृढ़ हों। तो हमें अपना संगठन किस बारे में कैसे मजबूत करना है ये हमें सोचना चाहिए, और हमें आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से हमें हर हालत में सुदृढ़ होना चाहिए। तभी हम बाबा साहब के मिशन को आगे ले जा पाएंगे और बौद्ध, जो हमारा बौद्ध मिशन है, उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसी मैं सबसे अपील करता हूँ कि सभी लोग, जो हमारे समाज के लोग हैं, वो बाबा साहब से जुड़ें, चाहे वो सोसाइटी के रूप में जुड़ें, चाहे वो सामाजिक संगठन के रूप में जुड़ें, चाहे वो राजनीतिक पार्टी, लेकिन जुड़ें आपस में और एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करें, जिससे ये जो है समाज आगे की तरफ बढ़े और जो बाबा साहब का जो बताया रास्ता है, बौद्ध मार्ग, उस ओर हम आगे बढ़ें। बिल्कुल।
दी मैत्री सोसाइटी जो है वो समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और समाज के साथ साथ बच्चों की एजुकेशन के लिए, वृद्ध लोग जो हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, और जो अगर कोई यात्रा करना चाहते हैं जैसे बोध गया वगैरह कोई धम्म यात्रा जो करना चाहते हैं उनके लिए, और जो एजुकेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं या 80-90% से भी ज़्यादा अभव वो मार्क्स लेके आते हैं, उनके लिए भी ये सोसाइटी जो है वो पूरी तत्पर से हेल्प कर रही है। और हर साल इनका एक डेट कैलेंडर भी निकलता है जो हर मेंबर को, और मेंबर के साथ साथ अगर किसी को और को भी चाहिए हो तो इनके जो नंबर हैं उन पे फ़ोन करके आप उनसे ले भी सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दी मैत्री सोसाइटी जो है वो पूरे भारत में ही काम कर रही है और पूरे भारत के लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प अपनी तरीके से आर्थिक रूप से सहायता के रूप में, उनको डोनेशन के रूप में या फिर किसी और तरीके से वो उनकी हेल्प करती जाती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, रामनगर से, दिल्ली। भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के। लेडीज की तरफ से आवाज नहीं आई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध के। सज्जनों सुनारियों, जो आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी का बनाने का जो उद्देश्य था वो उसका बार बार उत्तरदायित्व निभा रही है। सोसाइटी का जो उद्देश्य था वो समाज की आर्थिक, धार्मिक और शैक्षणिक उन्नति करना था। यहाँ पर जो आपकी सोसाइटी है वो आपको प्रति वर्ष नई नई किताबें, अधिक से अधिक लोन और अधिक से अधिक पुरस्कार से सम्मानित कर रही है। बाबू साहब ने कहा था कि जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। आपकी जो सोसाइटी है ये एक प्रकार से मदर सोसाइटी है। इससे और भी 2-3 सोसाइटियां बनी हैं, लेकिन जो मूल है वो यहीं पर है। जो भी आपके सामने लेखा जोखा होता है, जो भी आपके सामने पुरस्कार होता है, जो भी ऋण वितरित किया जाता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है, वो बहुत ही बारीक छन्नी से होकर आता है। यानी कि उसमें कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की उंगली रखने की जगह नहीं होती। एक आदमी ही नहीं, यहाँ तो आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे नागर साहब और जो दूसरे भाई लोग हैं रात दिन एक करते हैं, तब ये जाकर डिविडेंड और इंटरेस्ट आपका निकलता है। यहाँ जो भी उद्देश्य हैं वो सोसाइटी पूरा कर रही है। मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा बिल्कुल भी। अब मैं कहने की कोशिश करूंगा कि कार्यकारिणी जो भी हमारे मेंबर्स हैं वो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, कोई भी उनकी गुजारिश हो, वो सोसाइटी को बिना हिचक के बता सकें, अपना सुझाव दे सकें। उनके सुझाव अगर सही होंगे तो मान्य होंगे अभी यहीं पर ही, जबकि शायद और दूसरी सोसाइटीज में ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा अनाउंस नहीं होता होगा कि खुले दिल से ये कह दें कि हम जो भी अच्छी बातें हैं वो तुरंत मानने के लिए तैयार होंगे। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कार्यकारिणी से, वो मेंबरान का यानी कि सज्जन और समारियों का जो भी सुझाव हो वो सुने, तुरंत नोट करें और वो एक्सेप्टेबल है
स्वीकार्य है तो आगे के लिए उस पर विचार करें कि हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर जब मैं आया था पाल जी, हाँ, जब मैं आया था तो यहाँ पाल जी के 1-2 क्वेश्चन थे कि हाँ ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं पाल जी से, अब मैं तो बातें बहुत लंबी चौड़ी होंगी, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बोल सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं, बोलता रहा हूँ पूरी जिंदगी, अब भी बोल सकता हूँ, धर्म के ऊपर बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ कार्यकारिणी यानी कि आपकी सोसाइटी का ये फंक्शन है, 1 भी मिनट में ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा। तो मैं पाल जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ कह रहे थे, क्वेश्चन थे उनके, वो यहाँ रखने की कोशिश करें। बाद में ले लेंगे। और नहीं, कोई नहीं, बाद में बहुत सारा काम है। और मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी बात सुनी जाए, और अगर उनकी बात सही लगती है तो उनको स्वीकार करें, और नहीं लगती है तो उनको सुझाव दें कि ये अभी हमारे लिए ठीक होगा या नहीं होगा। साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, विश्व विभूति भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मंच पे बैठे हुए सभी फाउंडर मेंबर्स और सामने बैठे हुए सभी मेंबर्स, उपासक उपासिकाओं, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम सबको नव वर्ष 2025 की हार्दिक मंगल कामनाएं। सभी का स्वास्थ्य बेहतर से बेहतर बना रहे। आगे जो फाउंडर मेंबर्स हमारे बीच में नहीं रहे, स्वर्गीय श्री हरिशंकर करदम जी, स्वर्गीय श्री छेलूराम जी, उनको भी सोसाइटी की तरफ से श्रद्धांजलि, मेरी तरफ से श्रद्धांजलि, सबकी तरफ से श्रद्धांजलि। और उनके सुपुत्र महेशचंद्र करदम जी जो अपनी फैमिली बिजनेस के कारण बॉम्बे हैं, उपस्थित यहाँ नहीं हो पाए। तो साथियों, सोसाइटी स्मूथली रनिंग कर रही है, सभी फाउंडर मेंबर्स ने उस पर टीका टिप्पणी कर दी है। आगे जो हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं, अभी भारती जी ने बताया सोसाइटी के बारे में, जब भी कोई रैंडम मीटिंग करनी होती है तो फाउंडर मेंबर्स एक दूसरे को टेलीफोन से विश्वास में लेके उस मुद्दे को, अगर वो 1 हफ्ते का है तो कोशिश करती है कि 3 दिन में ही शॉर्ट आउट किया जाए, और मेंबर्स के हित में जितना भी बेटर से बेटर डिसीजन लिया जाए उसे लेने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं की जाती। इसके बाद लोन और डिसबर्समेंट, सेक्रेटरी साहब और प्रेसिडेंट साहब दोनों मिलकर कोशिश करते हैं कि लोन को बिल्कुल प्रॉपर टाइम में मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और ये प्रैक्टिस भी रही होगी कि कोशिश की जाती है 12-13, 10 हमारा कलेक्शन का लास्ट है, 12-13 में हम कोशिश करते हैं कि लोन मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। कोई ऐसी कारण रहा होगा जिसमें 14 या 15 तारीख गई होगी। आगे जो हमारे मेंबर्स हैं और उनके जो बच्चे हैं, अभी एजेंडा है कि जो मेंबर्स के बच्चे हैं जिनके मार्क्स अबव 75% हैं 10th लेवल पे, 12th लेवल पे, उनको सम्मानित किया जाता है। तो आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों के सामने जो कॉम्पिटिटिव दौर है वो वास्तव में बहुत चुनौती भरा है, और चुनौती भरा इसलिए है कि गवर्नमेंट सेक्टर में मात्र 2 या 3% जॉब है, और उनके लिए हमारे बच्चे जितनी मर्जी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो मार्जिन पर रह जाते हैं। तो हमें उनको इतना भी गाइड करना है, इतना भी आगे उनको एक तरीके से मानसिक रूप से इतना एडवांस रखना है ताकि वो अपने एम को, जो कट ऑफ है या मेरिट है, उससे कम से भी कम नहीं तो 20% अप करके अपना टारगेट लेके चलेंगे तो शायद वो मार्जिन पर सिलेक्ट हो पाएंगे। वीरपाल जी ने बहुत विस्तार से इसके बारे में आपको बताया है,
प्राइवेट सेक्टर में 45 साल के बाद जैसे बिजली आदमी को खून चूस के फेंक देती है, उसी तरह प्राइवेट सेक्टर, और उसमें जितना मेंटल एक्सप्लॉयटेशन है प्राइवेट सेक्टर में जितना मेंटल एक्सप्लॉयटेशन है उसकी हम गहराई को नहीं जान पाएंगे। तो बात रह जाती है आगे बिजनेस की। ये तो बाबा साहब की अनुकंपा थी कि हम सब लोगों को जॉब मिल गई, हम रिटायर हो गए, हमारी सर्विस चल रही है, या दो चार। मैं अगर ब्रीफ भी आपको बताऊं तो 2027-28 तक हमारे जितने भी एम्प्लॉई हैं वो लगभग खाली हो चुके होंगे, और जो करंट बच्चे जॉब कर रहे हैं मात्र वही आगे फेस करेंगे। तो बिजनेस के सिवा हमारे पास और कोई ऑप्शन और कोई इशू बिल्कुल नहीं है। और बिजनेस में अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन देखेंगे तो 1% भी शायद हम नहीं आ पाएंगे। तो हमारे बच्चे अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन, अपनी टेक्निकल एजुकेशन, अपनी मैकेनिकल एजुकेशन को जितना सोसाइटी में लंबा फैलाएंगे, जिसका बीरपाल जी ने अभी उदाहरण दिया कि टायर पंचर, और आज वो 4 करोड़ का आदमी, तो हो सकता है वो 10-20 अपने लोगों को रोजगार दे देगा। तो अंत में बीइंग ए कैशियर, अगर लोन और उसकी रिकवरी के बारे में किसी की कोई शिकायत है तो वो ओपनली बता दे, टाइम वगैरह को लेके। वैसे तो रिक्वेस्ट है कि मोबाइल हमारे पास ऐसा टूल है जो 24 घंटे हमें एक्टिव रखता है, तो इस मोबाइल की सुविधा को लाभ में उठाते हुए जब भी किसी भी मेंबर को, कई बार सुना जाता है भाई 10 तारीख को मुझे वहां शादी में जाना पड़ गया और 8 तारीख को मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अपने शेड्यूल को कोशिश रखें 8 और 9 फाइनल करके चलें। 10 में अगर कैजुअलिटी आ जाती है तो फिर अपने किसी जिम्मेदार साथी को कम से भी कम इतना टेलीफोन करके बोल दें भाई वो टाइमली अपनी पर्ची कटा ले, पेमेंट भले ही आगे रिलीज हो जाए। चूंकि सेक्रेटरी साहब का सीधा आदेश रहता है, कैशियर साहब और प्रेसिडेंट साहब का सीधा आदेश रहता है भाई अगर कोई 2-3 बार परेशान करता है तो फिर सीधा उसको पेनलाइज करो। और हम आपस में ही अगर पेनलाइज होंगे या करेंगे तो वो कहीं से कहीं तक भी उचित नहीं होगा। तो मेरी विशेष निवेदन है 8-9 जो पर्ची का शेड्यूल है 10 में बहुत कम संख्या रखें, अर्जेंसी रखें, और कोशिश करें जितने भी हमारे अटैच मेंबर हैं वो एक दूसरे को लिंक करें, टेलीफोन करें और टाइम से अपना लेन देन चलाते रहें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जहाँ तक रहा है हमारे सोसाइटी का एम, जब सोसाइटी बनाई गई हमारी तो उसके यही समय हमारे लोगों की स्थिति थोड़ी सही नहीं थी, उसी बेस पे हमारे जो फाउंडर मेंबर इकट्ठे हुए और सोसाइटी ये बनाई गई। और आज एक जो एज ए सेक्रेटरी में ये देख रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में अब लोन लेने वालों की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है। उसकी वजह से ही हमें एडिशनल लेना पड़ रहा है कि जो हमारे लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन लोगों का, इसे लास्ट ईयर में भी हमने सीडी और सेरेमनी जब पैसा बचता है तो उसको किसी न किसी रूप में भी पैसा हमने अपने पास में बैलेंस नहीं रखना है, क्योंकि सोसाइटी का एम 30 साल हो गए। एक सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि जो हमारे जो अपने फाउंडर मेंबर हमारे हैं या जो भी सेक्रेटरी रहे हैं या प्रधान रहे हैं, एक प्रैक्टिस ये चली आई है कि सोसाइटी के अंदर पैसा मिनिमम से मिनिमम रखा गया है। और आज जो पोजीशन बनी है जिस फाइनेंशियल ईयर में 15 लोगों ने रिजाइन किया, वो उनकी अपनी पर्सनल दिक्कतें रही होंगी जिस रीजन से किया है, लेकिन सोसाइटी के पास जो हमारा जो पैसा बचा हुआ है उसको तुम लोग जो लोन किसी की एप्लीकेशन नहीं आ रही है तो उस केस में फिर पैसा तो हमने रखना नहीं है। तो वही जो लोग आज अब ये प्रैक्टिस ये रही है कि जो लोग रिटायर हो गए हैं उन लोगों का एक नंबर, अकाउंट नंबर के हिसाब से सीरियली हमने लेते चले जा रहे हैं, उनको सीडी रिफंड कर रहे हैं हम लोग कहके। तो ऐसी यदि पोजीशन रहेगी जाके तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हम लोग अपने रेगुलर हैं कहके जो अभी सर्विस में हैं, भाई नहीं होगा तो आगे का जो प्रोसेस बनेगा वो तो हमारी अपनी जो हमारी फाउंडर मेंबर्स हैं वो बैठ के आगे इस बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई। तो आप लोगों से एक मैं यही चाहूंगा कि भाई लोन भी सोसाइटी के लोग लेते रहें जिससे कि पैसा पेंडिंग ना रहे। क्या एक फाउंडर मेंबर्स जो हमारे हैं उनकी आवश्यकता होती है, समय समय पर जो भी सोसाइटी के लिए विचार विमर्श करके अच्छे निर्णय लिए जाते हैं। उसी कड़ी में हमारे जो संस्थापक सदस्य ये चंदा बोध जी, इंजीनियर विमल सिंह जी, अनिल बोध जी, जीसी भारती जी, शोभे जी और महसन कदम जी जो किसी कारण से
हमारे बीच में यहाँ नहीं है, वो बाहर आउट ऑफ स्टेशन है। सभी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है कि जो भी सोसाइटी आज हम जो आप लोगों के सामने जो अच्छा इंटरेस्ट डिविडेंड या जो दूसरी चीज हम दे पा रहे हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। इसी कड़ी में ये हमारे चौबे जी कैशियर हैं, इनकी तत्परता है और समय पर जो अपना जो समय दे रहे हैं, उसी का नतीजा ये है कि सुचारू रूप से सोसाइटी चल रही है। आप लोग इनके पास जब भी जो टाइम हमारा सोसाइटी का दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको हमेशा ये अवेलेबल रहते हैं और आगे जो भी कार्रवाई होगी सभी समय से आपको लोन वगैरह या कुछ चीजें सारी डिस्ट्रीब्यूट हो पाती है। दूसरे हमारे सोसाइटी के प्रधान अनिल जी, इसके सोसाइटी जो है जो हमारा प्रभाव चल रहा है या हमारा जो लोकल लेखा जोखा जो बनता है, इसमें इनका मार्गदर्शन बहुत बड़ा वैल्यूएबल है और उसी का ये नतीजा है कि हम लोग सारे इसमें जो आपको अच्छे से अच्छा इंटरेस्ट डिविडेंड और सोसाइटी को सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। क्या कहना, हमारे सोसाइटी के जो फाउंडर मेंबर हमारे बीच में नहीं रहे, शेलूराम जी, ऐसी करदम जी, उनको मैं समिति की तरफ से उसको याद कर रही है। क्या कहना, उनका जो सहयोग था बहुत बड़ा सहयोग था। क्या कहना, इसी क्रम में समिति द्वारा जो इसकी हमारी जो एनुअल रिपोर्ट है, जो हमारी जो सोसाइटी ने जो लेखा जो है जो बनाया है, समिति का जो हमारी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसमें जो हमारी जो ये शेयर मनी है, इसमें 24,93,000 रुपये इसमें जमा है और जो सीडी है उसके रूप में 75,53,240 रुपये जमा है। इस तरह कुल मिला के हमारी जो कैपिटल हमारी ये सोसाइटी की है वो 1,40,40,240 रुपये है। क्या कहना, इस वित्तीय वर्ष में समिति द्वारा 25 लोन दिए गए। क्या कहना, ये और ये लोन के रूप में जो सोसाइटी ने हमारा जो पैसा जो डिस्बर्स कर रखा है वो अमाउंट 1,26,000 रुपये है। क्या कहें, जो किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी है ये कैपिटल हमारी। और इसी दौरान समिति द्वारा जो आप लोगों को जो लोन वगैरह देते हैं उसके रूप में ये 12,34,920 रुपये ये हमारे पास ये इंटरेस्ट आया है इस पे, जो आप लोगों को लोन वगैरह दिया गया उसमें। क्या कहना, और किसी भी समिति में और सोसाइटियां चल रही हैं उसमें एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या कहना, जितना एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा आप लोगों को इंटरेस्ट डिविडेंड उतना ही कम मिलेगा। और ये हमारी समिति शुरू से 30 साल हो गए हैं हमें। मेरे ख्याल से जितनी सोसाइटियां हमारे यहाँ चल रही हैं इतना इंटरेस्ट डिविडेंड कोई भी सोसाइटी नहीं दे रही होगी। उसका रीजन यह है कि हमारा एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर हमारा बहुत कम है। इसमें जो जितने भी जो हमारा जो काम करते हैं ये इंटरेस्ट या लेजर निकल रहा है, ये मोस्टली इसमें ये अनिल बोध जी हो गए और दूसरे जो लोग हम हुए कहीं ना कहीं अपने ऑफिशियल हिसाब से ही इसमें हम लोग वो कर रहे हैं। इस प्रकार खर्चा कुल 1,320 रुपये हमारा कुल खर्चा इसके ऊपर है। क्या कहना, ये और एक्टिव मेंबर्स आज के डेट में हमारे पास में 232 है। और इस सोसाइटी इस साल में आपको 9% के हिसाब से जो इंटरेस्ट दिया है उसमें 7,06,417 रुपये ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। क्या और डिविडेंड के रूप में 2,27,475 रुपये, जो किसी भी सोसाइटी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। ये क्या कहना, और आज की तारीख में हमारे जो लास्ट फर्नीचर ने जो लोन हमें दे रखा है वो 85 लोगों पे लोन इशू हमने कर रखा है। और ये वेलफेयर फंड के रूप में 33,800 रुपये और बुद्ध विहार कल्याण कोष के में 2,800 रुपये, ऑफिस रेंट में 1,781 रुपये। इस प्रकार टोटल डिपॉजिट हमारे पास में 5,25,304 रुपये है। ये किसी भी सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छी जो बैलेंस शीट कहते हैं वो है। यह समिति का लेखा जोखा है और किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए, एक मंच को संचालन चलाने के लिए आवश्यकता होती है
ये आग्रह करूंगा, यदि किस तरह की दिक्कतें किसी सोसाइटी के बारे में किसी की है या इसके बारे में कुछ अपने सजेशन देना चाहते हैं, वो सजेशन आप लोग दे सकते हैं। संक्षिप्त में अपनी बात रखें और वो आप लोगों को अवगत कराएं इस सोसाइटी की कार्यशैली के बारे में। वैसे तो हर साल रूबरू हम लोग होते ही है, तो एक तरफ से मैं उधर कोने से स्टार्ट कर देता हूँ। चरणदास जी बैठे हैं, तो चरणदास जी से मेरा निवेदन है कि वो अपने विचार सोसाइटी के संदर्भ में रखें। आदरणीय चरणदास जी। आजा अंदर आजा। पदाधिकारी वो आप ध्यान से सुने और जो भी होगा आपके भले में होगा और कुछ नहीं। सर उनको मेरी सबको नई साल की शुभकामनाएं। आपकी सोसाइटी का आज 30वां समारोह है, उत्सव मनाया जा रहा है। ये आप लोगों को वो सबको पता है कि आपकी सोसाइटी 30 साल से चलती आ रही है और हमारी सोसाइटी में मेंबर आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि 450 हमारा लास्ट मेंबर है जो नाम है जिसका, उसमें आउट ऑफ 450 35 एक्टिव है एज ऑन डेट। तो ये आपकी सोसाइटी बड़े हिसाब से चल रही है और आप लोगों के विचार से चल रही है। कोई भी सोसाइटी में चेंज नहीं होती है ठीक ठाक हो या कोई रूल रेगुलेशन पास किया जाता है, वो आप लोगों की सहमति से हमारे कार्यकारिणी को पास करती है। तो ये सोसाइटी जो 30 साल से चली आ रही है, आज तक किसी भी मेंबर का कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है कि भाई आपकी सोसाइटी में ये कमी है, क्योंकि जो हमारी कार्यकारिणी है वो बड़े हिसाब से चल रही है। तो मैं ये कह रहा था जो आपकी सोसाइटी चल रही है, इससे काफ़ी लोग आगे बढ़े हैं। इसको बढ़ाने के लिए अगर ऐसा ही आप काम करते रहे तो बढ़ती चलती रहेगी और आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी काफ़ी बेनिफिट होगा। ये तो आप सब जानते हैं कि हम लोग जिस टाइम इसको स्टार्ट किया था उस टाइम हमारे मैक्सिमम सारे मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने पर हम मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनके बच्चे आज वो बेनिफिट नहीं उठा पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको जॉब नहीं है, क्यों गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती जा रही है, मैक्सिमम पॉलिसी प्राइवेट की तरफ जा रही है और प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है ये आप लोग जानते ही हैं। उसको एलिब्रेट करने का कोई फायदा नहीं है। कहूँगा तो कुछ बैड वो भी होते हैं जो अदरवाइज चले जाते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके बच्चे कहीं जॉब पर लग जाते हैं गवर्नमेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं लगते तो आपकी सोसाइटी भी चल रही है अपने बच्चों के लिए प्राइवेट अपना काम करवाएं, जिससे कि तुम्हें बार बार इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि आपके बच्चे कुछ कामयाब हो जाएंगे। अगर यही सोचते रहे कि भाई हमारा तो काम चल रहा है, बाप की कमाई है, बाप की पेंशन मिल रही है या बाप का फंड मिला है, वो फंड हमेशा नहीं चलेगा। वो मुझे लगता है 10-15 साल में खत्म कर देगा जो अच्छा बच्चा होगा, और जो बिल्कुल बेकार होगा जिसको हम कहते हैं कि भाई मेरा नालायक बच्चा है, वो उसे साल 2 साल में खत्म कर देगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद तो ये पोजीशन आ जाएगी जो हम आज से 76 साल पहले थे, वो कंडीशन आ जाएगी। तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए मेरी आप लोगों से हमने रिक्वेस्ट ये है, जो भी आपके पास है कुछ अपना करिए, कुछ सोसाइटी से करिए, अपने बच्चों को प्राइवेट में अच्छी तरह कोई काम चलाइए। क्यों? क्योंकि आप दूसरों की नौकरी करने जाओगे प्राइवेट में, आफ्टर 40-45 ईयर्स दे विल किक यू। ये तो आप सबको पता है। 45 साल के बाद वो मैक्सिमम निकाल ही देते हैं कि भाई आज ये कमी हो गई है, वो कमी हो गई है, सो एजुकेशन लगा देते हैं। और अगर उसको ये पता चल जाता है कि भाई ये किसको बिलोंग करता है, तो इनिशियली टाइम से जिस दिन से लगा है उसी दिन से आपने इसको भेजना प्रवृत्ति आ जाती है। तो इसको देखते हुए मैं आप लोगों से यही कर गुजारिश करूंगा
कि अपने बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को सही तरह से चलाने के लिए अपना प्राइवेट काम कुछ ना कुछ कराइए। आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, हम जो जिस टाइम सर्विस पर लगे थे, अगर कम्युनिटी के जॉब में नहीं थे, एक छोटी सी दुकान लेकर बैठ रहे थे, आज वो इंडस्ट्रीज बन चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा ली उन लोगों ने। और जब मैं 81 में 82 में जाता था ड्यूटी पर, तो हम लोगों ने 50 से लेकर 150 स्क्वायर फीट का एरिया लोगों को अलॉट किया था। किस लिए? कि भाई छोटे छोटे काम स्टार्ट करें, अपना कुछ बिजनेस चलाएं, काम करें, क्योंकि जॉब उनको नहीं थे। और जो हायर कम्युनिटी के मेंबर्स थे वो लाइक नहीं करते थे जॉब को, वो चाहते थे अपना काम करेंगे। और हम लोगों के चाहते थे कुछ काम नहीं है लोगों के पास, तो क्या करोगे, पैसा नहीं है। तो उन्होंने छोटे छोटे, ये प्रैक्टिकली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को, 50 से 150 स्क्वायर फीट में काम करने वाले आज इंडस्ट्री चला रहे हैं। और हमारे लोग क्या है, हम लोग सर्विस करके भी घर पर आकर शांत बैठे हुए हैं। मेरी उम्र के आज इंडस्ट्री अरबपति खरबपति बैठे हुए हैं। कभी जाता हूँ लेकिन वो रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं उनका अफसर रह चुका हूँ, मेरे अंदर थे, मैंने नोट किया था उनको, इसलिए रेस्पेक्ट करते हैं। अदरवाइज जो फाइनेंशियल जाते हैं तो वो हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी हैं मेहनत करें बच्चे, अपना काम खोले तो अच्छा होगा। छोटा काम खोलिए, छोटी दुकान खोलो, उसे बड़ा बढ़ा के आगे बढ़े। अपना आइटम है, ITI करके जो बने थे वो आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बन गए होंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, मैं इस काम को नहीं करूंगा, मैकेनिक को मैं तो मैकेनिक का काम नहीं करूंगा। इस चीज को नहीं देखते कि भाई इसी में तुम्हारी जिंदगी है, इसी में तुम्हारा दूसरा आके तुम्हें सलाम करेगा, अदरवाइज कोई सलाम नहीं करेगा आपको। मेरे गांव का ही बंदा था, वो स्कूटर की रिपेयर की दुकान करता था सिकंदराबाद में। उसने क्या काम करा, दिल्ली आया, मेरे से मिला, कहता है बाबूजी मेरी कोई दुकान खुलवा दो किसी पर। मैंने उसको पेट्रोल पंप पर दावन के पास दुकान खुलवाई थी। आप लोग जानते हुए तो स्कूटर की रिपेयर करता है, पिक्चर लगाता है वो। ये प्रैक्टिकली सारी चीजें बता रहा है आपको, जाके वेरीफाई करना तो कर लेना। तो आज वो लड़का 4-5 करोड़ का आदमी हो गया, जिसके पास तक रोटी खाने के लिए नहीं थी। अपना बंदा है, मेरे चाचा ताऊ का लड़का है वो। मैंने उसको कहा कि भाई ज्ञान सिंह था उसका पेट्रोल पंप का मालिक, मैं बोला भाई इसको दुकान खोलवा दे, पेट्रोल उसकी पंचर लगाने का बच्चा है अपना ही है। तो जानता था कि बोला कोई बात नहीं बाबूजी बैठा, वो बैठा दिया था घर के पास जो पेट्रोल पंप है उस पर। और आज वो बड़ा अच्छा चला रहा है। वो खुद कहता है अपने भतीजों को रहा भाई तुम लग जाओ, लेकिन नहीं रहेंगे, वो गांव में रह गए, वो रहे गांव में। ये आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसलिए आपकी सोसाइटी जो चल रही है, आप लोग भरोसे पर चल रही है, और भरोसे पर हम लोग रिटायर होते जा रहे हैं, सोसाइटी जितने भी मेंबर हैं। तो इससे अभी हम बैठे हुए हैं। तो इसलिए जो अगर बच्चा किसी का जॉब में नहीं लगता तो इसको निराश मत करिए, उसको कहते बेटा कोई बात नहीं, तो छोटा सा काम खोल के बैठ जा, जिससे पढ़ा लिखा भी होगा, वो सही तरह से करेगा भी। अगर उसे कहीं अच्छा जॉब मिल जाता है तो जाए, वेरी गुड, वो बाबा साहब की उससे जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट आपको आज के टाइम में सोचती है कि भाई ये बढ़ गए, इनको नीचे ले आओ। अरे आपके सामने है, गांव में मैं बाहर निकल कर देख के आया हूं, बाहर गया हूं, समझे जी। तो बाहर भी मैंने देखा है कि बुरा हाल है। ये दिल्ली में आप लोग बैठे हम देखते नहीं है, क्योंकि यहाँ थोड़ा कंट्रोल है, अपनी मेजॉरिटी है, अपने ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, इसलिए बाहर जाके देखो बुरा हाल हो रहा है। और बाबा साहब को, भगवान बुद्ध को सभी लोग मानते हैं, गरीब हो अमीर हो, लेकिन बेचारे जो गरीब थे शुरू से वो अपना बेनिफिट नहीं ले पाए इस्लाम पर। अभी मैं रिसेंटली गया था, बहुत गया था, जो हमारे प्रताप जी हैं हमारे बीच में ही हैं, वो अपनी बस लेके गए थे, उसमें अच्छे भी थे, मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और वो उसमें गरीब समाज के भी थे और मीडियम के भी थे। तो गवर्नमेंट के अंदर थोड़ी सी ईगो हो जाती है, एम्प्लॉय के अंदर वो सोचता है कि मैं थोड़ा वो हूँ। लेकिन मैंने उनको देखा गरीब आदमी जिनके अंदर बाबा साहब की लगन थी, भगवान बुद्ध की लगन थी, वो गए
जिनके पास भाई साहब खाने के लिए नहीं था, वो अपना घूमने के लिए मैं दर्शन करके आऊंगा। और उन बेचारों की तबीयत भी खराब हो गई, फैमिली ऐसी थी जिसकी तबीयत खराब हो गई, उसको जहां वापस आना पड़ा। उसके 2-3 बच्चे थे, मियां बीवी खुद थे, जो बेचारा मजदूरी भी करता था। उसने पैसे में जाने के लिए किस तरह करे वो उसको पता है, या दस शक्ति को पता है, हम लोगों को नहीं पता। लेकिन वो ट्राई करते रहे दोनों मियां बीवी, कभी चलेंगे, लेकिन उसकी बीसी की हालत खराब हो गई, नहीं जा पाए। उसको वापस भेजा। वापस भेजने के बाद 46 कैंडिडेट थे, तो हमारे बीच में सबने प्लान किया, भाई इसकी कुछ हेल्प कर दो, वापिस जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो इसके पास पैसा नहीं है, वापिस तो भिजवाइए इसको। करा, चलता रहा, मैं भी देखता रहा उनको। तो उसमें सिंगल पाई देने के लिए कुछ लोग तैयार नहीं हुए। जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर थे, अरे प्रेजेंट सर्विस भी कर रहे थे, वो भी उसे कहा भी, मैं तो भाई कर दो, एक आदमी कहाँ तक करेगा, बेचारा गरीब आदमी है, आया है, कुछ आशा ही करके आया होगा, लेकिन नहीं देने लगे। कोई मीटिंग तो हुई नहीं, वैसे क्या लगा जी मैं 500 रुपये दे रहा हूँ, मैं 600 रुपये दे रहा हूँ, मैं तो देता ही नहीं। उसके लिए मैं बीच में बैठा हुआ था, तो पीछे से आवाज आ रही थी, अरे किस लिए, जो लेकर आया वो देगा, वो देखेगा। किसी के अंदर ये नहीं, गरीब आदमी है, ये कैसे आया है, इसकी कुछ हेल्प करना है। इन्होंने उससे शुरू कर दिया, जो भी वहाँ के वो थे, कुछ उन्होंने दिए, 100 दिए, 200 दिए, 300 दिए। फिर मैं अल्टीमेटली उठ के चला गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत देर देखता रहा। मैंने जाके कहा, जो बैठे हुए थे, आगे जाके बोला, भाई आप लोग 45 मेंबर हो, अगर जो इसका खर्चा पड़ता है, अगर 45 में बांट दिया जाए तो किसको बुरा तो नहीं लगेगा, सारे खुश हो जाएंगे, और खुश होने पर किसी को बर्डन भी नहीं पड़ेगा, इसको इसका काम हो जाएगा। वो कर गया, पास कर दिया। लेकिन पता चले कि वो पैसे भी नहीं दिए लोगों ने, कहते हम क्यों देंगे। अरे तुम एक समाज का, अपने समाज की हेल्प नहीं कर सकते तो किसकी करोगे। मैं दूसरे समाज में बैठता हूँ, पंडितों में बैठता हूँ, वैश्य में बैठता हूँ, और मैक्सिमम वैसे नहीं है अभी भी। आज के टाइम में यहाँ कम टाइम में वहां ज्यादा दे रहा हूँ। भाई साहब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको, अगर 4 आदमी खड़े हुए हैं, एक का काम बनना है 90% पर है, और दूसरे का काम 70% पर, 30% पर है, तो वो 30% वाला बोलेगा, भाई 90 वाले तू मेरे से पैसे ले ले, अपना काम 100% कर। हमारे में कोई ऐसा कहने वाला नहीं है, तेरे को अपना काम करने में बाद में कर लूंगा, वो करते हैं। और करने के बाद फिर वो काम उसका स्टार्ट करता है, और वो कहता है भाई अब तू कर। एक दूसरे का उनका समाज हेल्प करता है, और हमारे समाज में हेल्प तो है, देखेगा भी नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई जो भी है, हमारा टाइम खराब आ रहा है, इसको संभालने के लिए मेरी गुजारिश ये है कि अपने बच्चों को ये मत सोचो कि मेरा गाँव जॉब नहीं करेगा, बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गए, क्या करता है, कितनी फैमिली सुसाइड कर रही है, क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा। तो उसके साहस करा बढ़ाओ, उसको कहो कि बेटा कोई बात नहीं, जॉब नहीं मिल रहा, तू ये करके बैठ, इस पर विश्वास कर। वो करने के बाद आप उसको 10 साल बाद देखना, 10 साल बाद कहाँ पहुंचेगा, तुम्हारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय अच्छा होगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि मैंने 50 से लेकर 150 स्क्वायर फीट की जमीन अलॉट की थी, और वो आज अरबपति बड़े बैठे हुए हैं। तो ये आपकी सोसाइटी बहुत किस्मत वाली है जो इतना कर रही है, और आपके परिवार में आने वाली पीढ़ी है उसको भी संभाल सकते हो। जय हिंद, जय भारत। सभी को जय भीम, नमोदय। तो अधिकतर सोसाइटी की प्रगति के बारे में हमारे फाउंडर मेंबर्स ने आपको बता दिया है। मैं आपका कोशिश करूंगा ज़्यादा समय ना लिया जाए, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपसे करनी जरूरी है। जो सेक्रेटरी साहब ने अभी आपके सामने डिटेल रखी है, उसमें आज की डेट में इन्होंने बताया है कि टोटल 1,46,240 रुपये हमारे पास आज की डेट में सर्कुलेशन में पैसा है। इसमें शेयर मनी 24,93,000 है और सीडी 75,53,240 है। तो ये जो पैसा है भाई, पाजी आराम से लो प्लीज।
ये जो सर्कुलेशन वाली मनी है ये पिछले साल की अपेक्षा कम हो गई है। कारण उसका क्लियर है कि अब हम कुछ पैसा मेंबर्स को रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छा हो रही है और हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रिटर्न हम उस स्थिति में कर रहे हैं जब हमसे कोई लोन के रूप में पैसा नहीं ले रहा। तो जो पैसा हमारे पास बच जाएगा तो सोसाइटी के कैशियर के पास पड़ा रहेगा और उसका इंटरेस्ट हमारे को नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने मेंबर्स का पैसा वापस नहीं किया जो हमारे पास उनके सीडी और सेरेमनी के रूप में है, तो हमें इंटरेस्ट सोसाइटी को साल में देना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट फिर हम उनको उतना अच्छा दे नहीं पाएंगे जितना कि हमारी सोसाइटी की गुडविल बनी हुई है। तो इसलिए अब ये जो सर्कुलेशन वाला जो पैसा है वो हर साल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और जिसको सोसाइटी पैसा दे रही है, रिटर्न कर रही है, उसका निश्चित रूप से जो इंटरेस्ट है और डिविडेंड है वो कम आएगा। वो आप उसमें अब अपने आप देख भी सकते हो। तो उससे हमें सोसाइटी को ये फायदा हो रहा है कि हम आपको पैसा कम दे रहे हैं इंटरेस्ट डिविडेंड के रूप में, और दूसरा ये है कि जो पैसा आप लोग लोन के रूप में हमसे नहीं ले रहे हो वो पैसा हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। टोटल आज की डेट में 1,46,240 सर्कुलेशन में बताया, और आपको जानकर खुशी ये होगी कि टोटल लोन जो आज की डेट में मेंबरों पे है 1,26,000 रुपए। तो 1,46,000 हमारा सर्कुलेशन में है और 1,26,000 लोन आज भी जो है 85 मेंबरों पर हमारा 1,26,000 रुपए लोन के रूप में है। 1,26,000 दो जीरो बीच में। तो टोटल जो पैसा आप लोगों का आया हुआ है वो सभी का सभी मेंबरों के पास है। मतलब कहीं भी कोई ऐसा डिफरेंस जो आज की स्टेटमेंट है उसमें कहीं ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। जो बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है ये कि जो टोटल हमारा मेंबरों को हमने देना है वो पैसा मेंबरों के पास ही है, और जैसे जैसे वो पैसा मेंबरों से हमें मिल रहा है वैसे वैसे पैसा हम आप लोगों तक उसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस केस में अगर पैसा नहीं जाता लोन के रूप में, तो काफी लोग हैं, हमारे आदरणीय भारती जी बैठे हैं और भी बहुत लोग हैं जो रिटायर हो गए हैं। तो पहले हमने रिटायरों का ही जो रिटायरी पर्सन है उन्हीं का सोचा कि भाई क्यों ना उन लोगों का पैसा हम वापस कर दें। तो उनकी सीडी अगर किसी की 40,000 रुपये थी तो आज की डेट में हमने वो 24 रुपये कर दी, केवल 1 साल की रखी है। इसी तरह धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम रिटायरी अगर जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगे तो हम जो हमारे एक्टिव मेंबर हैं सर्विंग में हम उनकी तरफ जाएंगे। अभी हम सीडी कर रहे हैं, धीरे धीरे हम सेरेमनी भी वापस शुरू कर देंगे। अब आप ये भी सोच सकते हो कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि बहुत सी सोसाइटी, अभी हमारे पाल जी ने एक क्वेश्चन रखा कि भाई ये सोसाइटी इतने साल हो गए, ये रजिस्ट्रेशन की तरफ क्यों नहीं जा रही। तो इसमें दो राय नहीं है कि हमारी सोसाइटी सबसे पुरानी है, और उसको आप इस तरह से देख सकते हो कि जब इंटरेस्ट डिविडेंड का हमारा चार्ट आता है तो और जो सोसाइटी है उनका चार्ट आप देखोगे तो आपको अपने आप अनुमान लग जाएगा कि उनके इंटरेस्ट डिविडेंड में हमारे इंटरेस्ट डिविडेंड में कम से कम 2 गुना फर्क होता है। तो वो फर्क क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये आप अपने आप देख सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन की बात आई तो मैं इसमें इस क्वेश्चन को शामिल कर लेता हूं कि बहुत साल पहले, कम से कम 15 साल पहले हम लोगों ने इस और दिशा में काम करने की कोशिश की थी, और आपको मालूम होगा तब हम लोगों ने आप सबके एक सिमिलरिटी पे डॉक्यूमेंट्स हमने आपसे मांगे थे और एक फॉर्म भी जारी किया था सोसाइटी ने कि भाई ये इंफॉर्मेशन हमारे का चाहिए। और जब हमने शुरू में सोसाइटी ये शुरू करी थी तो हमारा एकमात्र उद्देश्य केवल इतना ही था कि हम इसको आगे चल के रजिस्टर कराएंगे। इसीलिए हमने एक कम्युनिटी के और एक के भी सारे के सारे सरकारी गवर्नमेंट हमारे होने चाहिए। तो हमने एक ही उसमें पैटर्न पे हमने अपना सोसाइटी का मेंबरों को रखा ताकि इसको रजिस्टर कराने में हमें कोई परेशानी ना हो। तो जब हमारी सोसाइटी 5-10 साल आगे चल गई तो ये हमने फिर सोचा कि हम रजिस्ट्रेशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, तो उससे ये होगा कि आगे एक सिस्टमेटिकल तरीके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल हैं वो इस पर लागू हो जाएंगे और सोसाइटी आगे डेवलप करेगी। तो हम उस दिशा में आगे बढ़े
और हमारे फाउंडर्स मेंबर्स में इस बीच में कई मीटिंग हुई इस बारे में, और आखिर में निष्कर्ष ये निकला कि हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी चल रही है, आज तक कोई इसमें डिफॉल्टर नहीं है, रिकवरी 100% है। तो हम इसी वाले मोड पे आगे चलें, हम रजिस्ट्रेशन की तरफ ना जाएं। अब उसके कारण क्या मैं बता देता हूं। पहला कारण तो यह है कि सोसाइटी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। तो रजिस्टर्ड ऑफिस करने के लिए आपको यहाँ पे कोई जगह लेनी पड़ेगी। जगह नहीं लोगे तो आप कोई रेंटेड प्रीमिसेस लोगे और उसका वो रेंट आपको पे करना पड़ेगा। तो वो जो हर साल जो आप पे करोगे वो पैसा सोसाइटी तो पे करेगी, लेकिन वो पैसा आप सबका होगा जो इंटरेस्ट डिविडेंड के रूप में आपको हर साल मिलता है। क्योंकि हम पैसा आपको वो देते हैं जो हमने इंटरेस्ट के रूप में आपसे कमाया है, और पूरे साल का पैसा इकट्ठा करके हम उसको इकट्ठा करते हैं और फिर उस पैसे को हम एक एवरेज में आप सबको बांट देते हैं, उसमें खर्चा काटने के बाद। अब जब रेंट, ऑफिस का रेंट का खर्चा जाएगा तो नेचुरल है उसमें जो है वो पैसा कट जाएगा। दूसरा, एनुअली एक आरबीआई की तरफ से ऑडिटर आता है, वो उसको हमारे जो है सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड होता है तो उसको वो ऑडिट करता है। वो ऑडिट कराने में उसको किस तरह से कैसे करना पड़ता है ये वो लोग अच्छी तरह जानते हैं जो आजकल आज की डेट में रजिस्टर्ड जिन्होंने सोसाइटी की हुई हैं। उसको कुछ पैसा भी देना पड़ता है, तब जाके वो पूरा के पूरी उसकी फिगरें ठीक करता है। तो वो ऑडिटर को भी पैसा पे करना पड़ता है। इसके अलावा एक तीसरी है कि इसमें एक एम्प्लॉय भी रखा जाता है। अभी तो हम लोग जो है सब काम इस तरह कर रहे हैं कि भाई सामाजिक काम है तो अपना ड्यूटी समझते हुए कि समाज एकजुट रहे और हमारी आर्थिक जरूरतें पूरी होती रहे। तो इसमें कोई किसी का ऐसा नहीं है कि हम किसी को पे कर रहे हैं, लेकिन वो फिर ऑफिशियली आपको पे करना पड़ेगा, वो उसका जो सैलरी है वो भी उसमें कटेगी। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, कोई कैश का लेन देन नहीं होगा उसमें। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो चेक से हम आपसे पैसा लेंगे और चेक के थ्रू हम आपको पेमेंट करेंगे। तो वो भी एक वजह है। एक दूसरा यह है कि ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर, मगर एक ऑफिस पूरा का पूरा डेवलप करना पड़ता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पे कंप्यूटर है या हमारे पे फोटोस्टेट पेपर है तो हम मैनेज कर रहे हैं उसको, हमारा कोई भी किसी तरह का खर्चा एक्स्ट्रा नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि इस साल जो टोटल एक्सपेंडिचर पूरे सोसाइटी का हुआ है 1320 रुपये हुआ है केवल। और 1320 में अब मुझे पता नहीं है, सेक्रेटरी साहब बताएंगे उसमें क्या था, लेकिन हमारा बड़ा नॉमिनल होता है। तो 1320 में वही चीज होंगी, या तो कुछ छपवाया होगा वही होगा, अदरवाइज कोई ना तो हम कोई पेन लेंगे उसमें, ना कोई रिम का लेंगे, ना कोई प्रिंटिंग का, कोई कुछ नहीं होगा। कुछ हाँ रजिस्टर आए होंगे तो वो एक नॉमिनल है, वो हमें करना ही करना है। रजिस्टर प्रिंटेड आते हैं तो वो लेने पड़ेंगे। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं और चेक से पैसा देते हैं वो सबका सब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, रिटायर हैं, वो उनकी इनकम में ऐड होगा। कोई नहीं बचा सकता, सीए नहीं बचा सकता, सवाल ज़्यादा नहीं होता। तो ये भी एक पॉइंट वहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो हम जबरदस्ती कहते हैं कि आप भी पैसा दीजिएगा, आप भी पैसा दीजिएगा, वहाँ तो दूर जाना शुरू करेंगे, यानी कि जो लोन होगा वो नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ तो सब रजिस्टर्ड ऑटोमेटिक है, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप खुद सोच सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी। इसमें एक बात और है कि हम पूरा का पूरा ऑफिस डेवलप करेंगे, उसमें टेबल भी आएंगे, चेयर भी आएंगी, उसमें ऑफिस एम्प्लॉय भी होंगे, उसमें कंप्यूटर भी, लैपटॉप भी सारे होंगे। तो वो भी खर्चा हम लोगों का एक अलग से ऐसा जाएगा, जो एक डिस्प्यूट का कारण ये बन जाता है कि भाई सोसाइटी के बाद ये कहाँ जाएगा ये वाला सारा सामान। तो एक हम दूसरी दिशा में बढ़ जाते हैं उसमें। एक और बात है इसमें, जब सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाती है, जो एनुअली इलेक्शन होता है उसमें अगर 2 गुट सोसाइटी में बन गए तो वो जरूरी नहीं है कि सोसाइटी जिस रफ्तार से जैसी चल रही है उसी विचारधारा पे चल पाएगी। अगर उसमें 2 गुट बन गए और दूसरा गुट भारी है तो उसका सोसाइटी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो भी बदल जाएगा और सोसाइटी की विचारधारा, सोसाइटी की कार्यशैली भी बदल जाएगी, उसमें गुट हावी हो जाते हैं।
क्योंकि उसमें जो इलेक्शन कराने वाला आता है वो नॉमिनेटेड पर्सन होता है, और वो उससे इस बात का मतलब नहीं है कि सोसाइटी को कौन अच्छी तरह चला रहा है नहीं चला रहा, वो तो ये देखेगा कि भाई किस तरह से उसका इलेक्शन सही तरीके से कराया जाए, तो जो हावी होगा वो ले जाएगा। तो सोसाइटी रजिस्टर्ड होने पे कहीं भी एक जगह नहीं रह सकती। हाँ, वो आरबीआई की इंस्ट्रक्शन लागू होंगी, लेकिन जहाँ पर जिसका भी दबाव, मतलब जिस भी गुट ओवर जाएगा तो वो सोसाइटी पहुंच जाएंगी वहीं पर। ऐसी बहुत सोसाइटी मैंने देखी है जो पहले कहीं चली थी और अब धीरे धीरे कहां से कहां पहुंच गई, क्योंकि उसमें गुट बन गए। इसके अलावा एक और मैं बता देता हूं कि अभी जो आप लोगों का सोसाइटी में हमारा आपका जो पैसा है वो हम समझते हैं कि हमारी लायबिलिटी है, वो पैसा हम आप तक वापसी करें। और वही कारण है कि अगर किसी का सीडी हमारे पास 60,000 रुपये हो गया है तो वो हम धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं। शेयर मनी है तो उसको भी वापसी करें, क्योंकि हम अपनी लायबिलिटी समझते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन होने पर वो हमारी लायबिलिटी नहीं है, वो फिर आरबीआई की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शन है उनकी लायबिलिटी है। अगर आप कोई पैसा नहीं दे रहे तो वो नोटिस दिया जाएगा, लीगल जो एक सेक्शन है वो उसको डील करेगा, और आप नहीं देते तो वो आगे किया गया, वो उसका सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है। आप दोगे तो, नहीं दोगे तो। लेकिन जब तक हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है हम सामाजिक रूप से दबाव डालते हैं, और यही कारण है हमारा कोई डिफॉल्टर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी कुछ वजह है जिसकी वजह से हमने ये सोचा कि हमारी सोसाइटी जिस भी तरह से चल रही है वो ठीक है, और हम अच्छी तरह से इसको इस तरह एक निरपेक्ष रूप से हम चलाने के लिए समर्थवान है, तो हम इसमें आगे बढ़े और हम उस दिशा में नहीं गए। क्योंकि अगर हम इसमें रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं तो जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट जिस भी मेंबर को मिला है, शायद 800 कुछ है, तो वो रजिस्ट्रेशन की दिशा में 200 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा। हमारे महेंद्र पाल जी बैठे हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन होने पर बहुत खर्चे ऐसे जाते हैं। हाँ, मैनेजमेंट की चलती है, उसमें मैनेजमेंट जो चाहता है वो हो सकता है, क्योंकि ऑडिट का भी बिल लगना है, चाय पानी के भी बिल लगेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी का भी लगेगा, कंप्यूटर ये जो लैपटॉप हैं इनके भी लगेंगे। तो मैनेजमेंट तो जो चाहता है वो हो जाता है, लेकिन हमारा जो ओवरऑल जो हमारी सोच है वो मेंबर के प्रति कैसे सोसाइटी मेंबर के हित में काम करे वो होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा पाल जी के लिए ये सलाह है कि अगर आप लोग फिर भी ये चाहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन की दिशा में चलें तो हम चल सकते हैं, लेकिन हमारे फाउंडर्स मेंबर्स की सोच ये थी कि हमारी सोसाइटी सही चल रही है, इंटरेस्ट डिविडेंड अच्छा मिल रहा है, कोई डिफॉल्टर नहीं है, तो हमें आज की डेट में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी अपने ऑलरेडी कार्यशैली ठीक है। तो मैं समझता हूँ शायद आप लोग भी इसको वाकिफ़ होंगे इस बात से, क्योंकि बुढ़ापे में खड़ग सिंह जी, बुढ़ापे में अगर हम टाई वाई पहन के और कोट वोट पहन के, भाई तुमने रजिस्ट्रेशन करानी है तो अपने स्टार्टिंग में कराओ, ज़्यादा अच्छा है। आज अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने की दिशा में बढ़ रहे हो तो अब तो हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम मेंबर्स की जो लायबिलिटी है उसको पूरा करें। अब हमारे सारे के सारे अधिकतर मेंबर हमारे लखपत जी पहले दांत से खाते थे, आप दांत ही नहीं है, चला रहे हैं, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे, तो हम पुराने उम्र ज़्यादा हो गई हमारी, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि उम्र ज़्यादा हो रही है। तो अब जब ज़्यादा उम्र हो रही है तो हमारे को चाहिए कि अगर इनका सतपाल जी का हमारे पास आज की डेट में 1 लाख रुपये सोसाइटी में पेंडिंग है तो हम कैसे वापसी करें इनको, ये हमारी लायबिलिटी बनती है। रजिस्ट्रेशन में फिर हमारी लायबिलिटी नहीं है। तो 1 करोड़ समथिंग हमारा आप सबका आया हुआ है, 1 करोड़ समथिंग ही हमने लोन में दिया हुआ है। जैसे जैसे पैसा वो रिकवर हो रहा है, और रिकवरी हमारी 100% है, कोई हमें डिफॉल्टर नहीं है, जैसे जैसे वो पैसा आ रहा है हम लोगों को दे रहे हैं। और इसमें दो राय नहीं है, जिस तरह रामपाल सिंह गौतम जी, सुरेश चंद जी बैठे हैं हर्ष बिहार से, रामपाल सिंह गौतम जी जब तक हमारे बीच में थे उनकी एक ही मन की स्थिति थी कि भाई मैं जाने से पहले अपनी रामनगरी की सोसाइटी है, सब आदमियों का, हर मेंबर्स का 1-1 पैसा चुका के जाऊंगा। तो और उन्होंने वो काम करके दिखाया। अपनी दहज से पहले उन्होंने अपनी सोसाइटी खत्म की और जो मेंबर्स थे उस सोसाइटी के सबका 1-1 पैसा वो दे के गए। सुरेश चंद जी ऐसा सही कह रहा हूं ना मैं? लेकिन रजिस्ट्रेशन की दिशा में क्या होगा, सोसाइटी आप सबने शुरू करी है और आने वाले
सोसाइटी के रजिस्टर होने के बाद में क्या होगा कि एक गुट 50-100 मेंबर्स बनाएगा और वो गुट हावी होगा और वो एक तरफ ले जाएगा सोसाइटी को, और जो हमारे जो करने वाले हैं जिन्होंने सोसाइटी चलाई, जिनकी वजह से हम यहाँ पहुंचे, हम देखते रह जाएंगे। तो हम लोगों की तो यही स्थिति है। मेरे ख्याल से आप राम अवतार भारती जी बैठे हैं, तो भारती जी आप भी मेरे ख्याल है आपने बात रख रहे थे, तो इनकी बातों से भी मुझे लगा कि नहीं, जो आप कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ऐसा ही है सर? तो मेरे ख्याल से हम बिना रजिस्ट्रेशन के ही ठीक है। और हम लोग आपका, जब तक हम लोग इसको चला रहे हैं तब तक कोशिश ये कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम आपका रिटर्न करें, और जैसे ही अब आने वाला टाइम होगा आपका एक एक पैसा आप तक पहुंचेगा, और पहुंचेगा उसी दिशा में जब लोन नहीं जाएगा। लेकिन हम आपका पैसा नॉमिनल रखेंगे अपने पास, जितना हमें ज़रूरत है उतना, क्योंकि हम नहीं चाहते जो भी सोसाइटी हैं रिटायर होने के बाद में उस आदमी का हिसाब किताब कर देती हैं। लेकिन हमारी सोच ये है कि जिस आदमी ने सोसाइटी को इतने साल से खींच के यहाँ तक लाया है और वो रिटायर हो जाए, हम उसका हिसाब करते हैं, तो हमारी थोड़ी समझ से परे था। हम कहें भाई रखेंगे ज़रूर, उनको रखेंगे हम ज़रूर, हम उनका जो पैसा है उनको वापसी करते हैं, लेकिन उनका वो हर साल हमारे प्रोग्राम में ज़रूर आए। तो ये सोच के हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मुझे टाइम दिया है, मैं संक्षिप्त में 3 पॉइंटों पर बात करूंगा। पहले, हमारी जो सोसाइटी है ये बहुत अच्छी चल रही है, लगभग 30 साल से ऊपर हो गए हैं, 30 साल से ऊपर हो गए हैं इसमें। अभी जो कुछ रिटायर हुए हैं उनको पैसा वापस दे दिया है, उसके कारण मैं नहीं जाऊंगा, वो आपको सबको बता दिया है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिनको पैसा वापस दे दिया है उनको मंथली जो इन्वेस्ट है वो ज़्यादा करना पड़ता है, उनको भी 300 रुपये ही देना है, बाकी भी 300 रुपये ही दे रहे हैं। अगर वो जिनको पैसा वापस दे दिया है वो कुछ कम कर ही जा सके तो उसको कम कर दें, क्योंकि उनको लोन भी फिर उसी से साथ में मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, जैसा कि बता दिया, लोन भी नहीं उठ रहा है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनको पैसा वापस दे दिया है उनकी मंथली जो इन्वेस्ट है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सोसाइटी ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरी रिक्वेस्ट पे पहले भी इन्होंने एक जो डायरेक्टरी थी वो बनाई थी, मेरी उसमें थोड़ा सा सुझाव है कि डायरेक्टरी के साथ साथ, जैसा कि 25 साल हुए थे तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था हमारी सोसाइटी, उसमें सभी के टेलीफोन नंबर, डिपार्टमेंट्स और वो था। मेरा एक ये सुझाव है कि उसमें एक कॉलम और ऐड कर दिया जाए कि जो हम अपनी योग्यता के अनुसार समाज को क्या सहायता दे सकते हैं, किस तरीके से समाज को हेल्प कर सकते हैं हम अपनी योग्यता के हिसाब से। क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, कोई किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, तो हम अपने एक्सपीरियंस से समाज को क्या दे सकते हैं, एक थोड़ा सा कॉलम वो उसी से ही ले लिए जाए विचार, और उसमें वो ऐड कर दिया जाए। तीसरा पॉइंट मेरा कि हम बहुत पुरानी सोसाइटी है जैसे, और मूल रूप से हमारी ये सोसाइटी नथू कॉलोनी वेस्ट जो वैशाली बौद्ध विहार है उससे जुड़ी हुई है, वहीं से शुरू हुई है। तो हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये बहुत प्रोग्रेस कर गई है, अब तो सादरे से भी बाहर है। हमारे मेंबर बहुत सारे सादरे के हैं, लेकिन उसके बाहर के भी हैं। लेकिन जहाँ तक हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें, तो मेरी रिक्वेस्ट ये जरूर है कि हम अपने जो वैशाली बौद्ध विहार है उसमें किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो अपने प्रेजेंस के हिसाब से, चाहे अपने योगदान के हिसाब से, हम आर्थिक योगदान भी दे सकते हैं, उसमें जरूर कुछ ना कुछ सहयोग करें। और जैसा कि टाइम तो बहुत कम है, अगर इजाज़त हो तो मैं आज के एपिसोड पे 2 शेर कहना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो। कभी अपनों से मिलता था, कभी अपनों से मिलता था, आज अपनों ने लूटा है। कभी गैरों से मिलता था, आज अपनों ने लूटा है। दुनिया भर में है कितना यहाँ हर और धोखा है। दुनिया भर में है इतना कितना यहाँ हर और धोखा है। भरोसा हम करें किस पर, भरोसा हम करें किस पर, समझ में ही नहीं आता। हमारे जख्म छिलते हैं उन्हें लगता है ये मौका है, हमारे जख्म छिलते हैं उन्हें लगता है ये मौका है।
आज सन्नाटा है इतना, आज सन्नाटा है इतना, कोई कुछ भी नहीं कहता। आज सन्नाटा है इतना, कोई कुछ भी नहीं कहता। जुल्म को देखकर खुश हैं, जुल्म को देखकर खुश हैं, ये कैसी, ये अपनी ही मस्ती में। जुल्म को देखकर खुश हैं, ये अपनी ही मस्ती में। मैं इतना शांत क्यों, मैं इतना शांत क्यों, डर है कहीं गैरत ना मर जाए। मैं इतना शांत क्यों, मैं इतना शांत क्यों, डर है कहीं गैरत न मर जाए। न ढूंढे से मिले इंसानियत इंसानों की बस्ती में। यहां तू है, यहां मैं हूं, साथ में गम के अंधेरे हैं। न पूछे है कोई हमसे हमारा हाल क्या है, न पूछे है कोई हमसे हमारा हाल कैसा है। फर्क है अब अगली पीढ़ी का, फर्क है अगली पीढ़ी का, या पुराने इतने लगते हैं। फर्क है अगली पीढ़ी का, या पुराने इतने लगते हैं। आज कलयुग है या कलयुग, बताइए काल कैसा है। आज कलयुग है या कलयुग, बताइए हाल कैसा है। घर को तो मैंने बस घर की परिभाषा से जाना था। आज मैं और मेरे अपने, जहां मैं और मेरे अपने बड़ी शिद्दत से रहते थे। मैं था अनजान कितना, घर की परिभाषा ही बदल दी है। ना हो माँ बाप जिसमें बस वही कर को कहते हैं। और आखिरी से है, कभी जो मेरा अपना था, कभी जो मेरा अपना था, मैं उसका और मैं भी उसका अपना। वक्त ने करवट ली कुछ ऐसी, वक्त ने करवट ली कुछ ऐसी, अब सब पराया सा लगता है। जो कल मैंने पराये में अपनत्व देखा था, जो मैंने कल पराये में अपनत्व देखा था, आज अपनी ही ऐसी, आज बदली हवा ऐसी, स्वामी भी अपना लगता है। धन्यवाद, बड़े ध्यान से सुना, शुक्रिया। अकारणिक भगवान तथा गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित, मंच पर उपस्थित फाउंडर मेंबर और सभी सदस्यगण सोसाइटी के सभी को मेरा जय भीम नवोदय। नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिलाएं, यहाँ पर उपस्थित सभी आए हुए सभी सदस्यगण, सभी को नववर्ष की बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपना सजेशन देते हुए, जैसे कि अभी देखो किसी भी संस्था या इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए जो सदस्य जो ईमानदार होंगे वो संस्था ठीक चलेगी। किसी भी संस्था को या इंस्टीट्यूशन को या सोसाइटी को, कोई भी सोसाइटी है या संस्था है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसको अगर चलाने वाली टीम ईमानदार होगी तो वो ईमानदार चलेगी। जैसे कि आपके सामने जागती जीती सोसाइटी चल रही है, सोसाइटी को 30 साल हो गए हैं और बहुत ही ये गर्व की बात है, बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अच्छी, सभी के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। नहीं तो बहुत ही सोसाइटियां बीच में जो है संबंध में आपने देखा कि सोसाइटियां और भी बहुत सोसाइटियां चल रही हैं जो बीच में कई सोसाइटियां ठीक नहीं चल पाती हैं, उसमें कई लोग वो गड़बड़ी करते हैं, हिसाब लेना शुरू कर देते हैं लोग। तो नंबर में ये हमारे लिए सभी सदस्यों के लिए, सभी सदस्यगण के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है और हम बहुत बहुत इसके लिए जो है सभी को, जो है कि अभी टीम है हमारी, फाउंडर टीम है, उनके लिए बहुत बहुत हम साधुवाद कहेंगे, बहुत बहुत साधुवाद कि वो रात दिन इसमें बड़ी कड़ी मेहनत के साथ अपना रात दिन एक करके और सोसाइटी में जो है तक 30 साल चला कर लाए और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ये सोसाइटी इसी प्रकार चलती रहेगी। दम्मो अभी एक पॉइंट आया था रजिस्ट्रेशन कराने का, अभी हमारे इंस्पेक्टर साहब ने रजिस्ट्रेशन के आपको बता दिया कि कितना खर्चा होता है उसके अंदर, उसके लिए वो भी आएगा, आपका जो ऑडिटर भी आएगा, ऑडिटर की फीस भी लगती है, एक ऑफिस भी चाहिए। तो दम्मो तो मेरा अपना ये सजेशन है कि जो सोसाइटी चल रही है इसी प्रकार, इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वो इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार चलते रहे, चलाते रहे। अभी इंस्पेक्टर साहब ने एक और उदाहरण दिया था रामपाल सिंह गौतम का, जो रामपाल सिंह गौतम को यहाँ सभी लोग मेरे ख्याल में सभी जानते हैं। उन्होंने ये उद्देश्य किया था जब वो सोसाइटी चला रहे थे कि अपने, ये तो समय का तो नहीं पता कि मैं कब जाऊंगा, कब मुझे जाना है, लेकिन उनका ये प्रयास रहा। बहुत बड़ी सोसाइटी थी रामनगर में, ऐसी सोसाइटी चल रही थी वो कोई भी सोसाइटी उसके मुकाबले की नहीं थी। इतनी बढ़िया सोसाइटी चलाई उन्होंने अपने समय में, लेकिन बहुत ही बढ़िया सोसाइटी थी। सारी सोसाइटियां जो है उससे बाद में बनी सारी सोसाइटियां,
अब तो बहुत सारी बन गई है, लेकिन उनका ये मानना था, उनका ये उद्देश्य था कि जो सोसाइटी जो मेरे पास मैं चला रहा हूं, जब तक मैं रहूंगा तो जो मेरे मेंबर हैं उनका सबका हिसाब मैं अपने जीते जी उनका सबका हिसाब किताब कर दूंगा। तो गोपाल जी ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि जो किसी का कोई पैसा रहा हो वो अपने जीते जी सभी मेंबर का सभी का हिसाब करके वो बेचारे कोरोना काल में आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी हमेशा हमें कमी खलती रहेगी, हर पॉइंट पे खलती रहेगी। वो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे, हमारे समाज को बहुत नुकसान हुआ है ऐसे लोगों के जाने से। तो बंधुओं मैं तो ये चाहूंगा कि जो है भाई इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं आ रही है सोसाइटी, ये टीम बहुत बढ़िया टीम काम कर रही है, ये टीम ऐसे जो है चलती रहे। दूसरा मैं और इस टीम से एक और निवेदन करूंगा, जो अभी ये फाउंडर मेंबर हैं, कि हमारे सरकारी कर्मचारी तो बहुत कम हो गए हैं, सरकारी कर्मचारी गिने चुने रह गए हैं। तो इसी बीच में अच्छा अब हम सब लोग मकान दुकान सब बन गए। पहले हमारे आदमी लोन लिया करते थे, किसी को घर बनाना होता था, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी, किसी को अपना घर बनाना है, कमरा अपना मकान बनाना है, या किसी को बहन बेटी की शादी करनी है तो उसमें लोन की जरूरत पड़ती थी, लोन लिया करते थे। अब तो मैं मानता हूं कि हमारे लोगों की हमारे समाज की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक होगी, अच्छी होगी है। तो मेरा यह मानना है कि अभी जो सरकारी कर्मचारी को गिने चुने रह गए हैं उनकी जगह उनके बच्चों को जो है मेंबर बनाया जाए, क्योंकि ऐसा तो सरकारी कर्मचारी आने वाले समय में और भी कम हो जाएंगे। तो आने वाले समय में जब कम हो जाए तो उनकी जगह उनके बच्चों को जो है, जो गुण पे मास्टर है, जो टाइम से पे रहा है, उनके बच्चों को जो है मेंबर बनाया जाए इसमें। और दूसरा भी एक और पोजीशन, एक और पॉइंट आया था अभी जो है उसका 300 रुपए का या 100 रुपए का पॉइंट, जो रिटायरमेंट हो गए, भाई रिटायरमेंट वालों को आप क्यों घाटा कर रहे हो, उनको भी जो है उनको 300 रुपए देने, जो 300 रुपए दे सकता है वो 300 रुपए रहना चाहिए। मेरा मानना यह है कि वो सबके लिए 300 रुपए रहेगा, सीडी जो है 300 रुपए रहेगी, ना कि 100 रुपए। आजकल 100 रुपए की क्या है, तो कोई अहमियत नहीं 100 रुपए की जो है, तो कम से कम जो 300 रुपए वो सबके लिए 300 रुपए बराबर होनी चाहिए, ये मेरा अपना विचार है। बाकी अभी जो टीम डिसाइड लेगी, जो फाउंडर मेंबर डिसाइड लेंगे वही मान्य होगा। मेरा तो अपना यही मानना है कि बराबर सबके लिए सीडी बराबर रहे। मैं अपनी बात को, मैं शायद ज्यादा बोल गया, मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। जय भीम, मैं वो भाई। और सोसाइटी के फाउंडर मेंबरों को मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। सोसाइटी बहुत बढ़िया चल रही है, इसमें कोई मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। एक सुझाव है मेरा सोसाइटी को, क्योंकि मेरी हम उम्र के ज्यादातर रिटायर हो चुके, तो उन लोगों की सोसाइटी मान ली जाए, ये मेरा सुझाव है। सोसाइटी माने ना माने वो सोसाइटी का काम है, लेकिन मैंने जो पिछले साल लोन लिया, मुझे कई आदमियों के पास में इन्हीं की बदौलत वो सोसाइटी हो पाई। तो मैं ये सोसाइटी से निवेदन कर रहा हूं कि इस पे विचार किया जाए और हमारी रिटायरमेंट की ही सोसाइटी मान ली जाए लोन लेते वक्त। दूसरा ये है कि जितना लोन है रिटायरमेंट में, वो उसकी सेरेमनी उसे थोड़ा सा कुछ और बढ़ाने की उम्मीद करें, तो ये मेरा सुझाव है। ये मैं सोसाइटी से निवेदन कर रहा हूं, इसमें सुझाव भी दे रहा हूं, मानो ना मानो वो सोसाइटी का काम है। सोसाइटी बहुत बढ़िया चल रही है, इसके लिए मैं बार बार इनको साधुवाद देता हूं। थैंक यू, जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले तो मैं फाउंडर मेंबर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बोला शामिल किया। दूसरी बात, सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तीसरी बात ये कि मैंने पिछली बार एक बात कही थी फाउंडर मेंबर से, इन्होंने शायद इसको नहीं किया। पिछली बार मेरे नाम से कंबाइंड का जैसे मियां दीदी का टोकन निकला था, मुझे नहीं मिला। और दूसरी बात ये कि मैं हमारे मेरे 2-4 आदमी होंगे, तुम सबके हमारे से घटवान का भी करो भैया, जब बताओ मैं आप सब एग्री हैं नहीं बताइए। वैसे सबका होता है, लेडीज का भी है, जेंट्स का भी है, तो रंगवाद में कुछ तरह नहीं। पहले तो सबसे पहले जो ये सोसाइटी को 30 साल हुए हैं, ये बड़ी अच्छी तरीके से चल रही है और लगभग मैं भी 10-15 साल से इससे जुड़ा हुआ हूँ, तो ये इसी तरीके से चलती रहनी चाहिए। और फाउंडर मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बहुत अच्छी तरीके से इसको मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा, सोसाइटी
की तरफ को मेरा एक सुझाव है कि जैसे अभी पहले भी आया था कि जो सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं और जो मेंबर्स हैं सरकारी वो बहुत कम है, तो मेंबरशिप और बढ़ाने के लिए मेरा फाउंडर मेंबर से अनुरोध है कि वो चाहे श्योरिटी पे ज्यादा जोर देके कुछ ऐसे नए मेंबर्स को भी मौका दें जो एम्प्लॉय के बच्चे हैं या कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं, उनकी श्योरिटी पे लोन जब वो लेते हैं तो ज्यादा ध्यान दें, लेकिन मेंबरशिप बढ़ाएं। तो मेरा एक ये सुझाव है कि प्राइवेट जो काम कर रहे हैं, कोई भी बच्चा ऐसा है जो काम कर रहा है सही से और अपना रेजिडेंस भी उसका है प्रॉपर, फादर भी अच्छे उसमें है, उसके रिटायर हो गए हों भले ही या अब भी जॉब में है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि कैसे भी मेंबरशिप बढ़ाई जाए नए मेंबर्स के लिए। दूसरा, सोसाइटी जो है पहले से ही बहुत दान देती रही है, अग्रगणी है दान देने में, और मैं वैशाली बुद्ध विहार का एक सेक्रेटरी होने के नाते फाउंडर्स मेंबर से अनुरोध करूंगा कि आपने पहले भी बहुत मदद की है बुद्ध विहार, वैशाली बुद्ध विहार की, और आपका दान भी बहुत अग्रगणी रहा है उसमें। तो मेरा फिर अनुरोध है कि उसमें हम कुछ काम कराना है तो वो हमारे तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और हमें थोड़ा जितना भी हो सके मैक्सिमम दान दें, इसके लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। दूसरे, जो सोसाइटी की ये जो वो है रिटायर पर्सन की अभी आई 300 और 100 रुपये, तो चाहे उसको उतना ही रखें, पर उनकी जो श्योरिटी है, गारंटी है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। कई बार जो रिटायर पर्सन है वो गारंटी उनको मिलती नहीं, कोई देता नहीं और लोन भी नहीं मिलता। तो ये मेरे 2-3 बातें हैं, तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी तरफ से सोसाइटी फाउंडर मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत साधुवाद। एवं बाबा साहब के चरणों में वंदन करते हुए और मंच पर आसीन फाउंडर मेंबर और उपस्थित सभी मेरे श्रद्धेय साथियों, सभी को मेरा जय भीम नवोदय करते हुए नव वर्ष की शुभकामनाएं। आपको सभी को मंगलमय हो नव वर्ष। और जहां तक हमारी जो ये सोसाइटी है, समिति है, अब से 30 वर्ष पहले हमारे जो आदरणीय फाउंडर मेंबर हैं, उनकी एक सोच बनी कि हमें भी अपनी कॉलोनी में एक ऐसा एक समिति बनाई जाए जो हमारी आर्थिक सरकारी एम्प्लॉय के लिए समिति बनाई जाए जो लोन के रूप में कार्य करेगी। उनके अब से 30 साल पहले मैं आदरणीय हमारे जितने फाउंडर मेंबर हैं उनकी सोच को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये 30 साल पहले जो वित्तीय रूपी जो पौधा लगाया, आज वो धीरे 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 बढ़कर इतना बड़ा हो गया कि इतना बड़ा हो गया कि आज वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए का लोन हम जो है मेंबर्स को दे रहा है साथियों। और इसका जो श्रेय जो जाता है, ये कुशल नेतृत्व, जिस समिति का जो कुशल नेतृत्व होता है उसको ये श्रेय जाता है, क्योंकि ये जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं ये वाकई इसमें निस्वार्थ सेवा करते हैं। मैं देर से आया, इसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने सुना कि 1 वर्ष के दौरान जो एक्सपेंडिचर आया है वो मात्र कितना 1200 या 1300 रुपए, बिल्कुल नॉमिनल है ये पैसा। वाकई ये तो वाकई मैं इनको तहे दिल से इनका धन्यवाद अदा करता हूँ, अपने इस फाउंडर मेंबर्स का, इनके पदाधिकारी का, और जो हमारे समिति के जो अध्यक्ष हैं इनके नेतृत्व में ये जो समिति कार्य कर रही है, इनका मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ साथियों। और आगे जो ये सोसाइटी में जो अब तक ये जो डिसीजन लिए हैं वो वाकई अपने आप में अनुकरणीय हैं। जो रिटायरी के लिए जो इन्होंने जो बनाया है लोन के लिए वो वाकई सही है। आदमी रिटायर होने के बाद जो रीपेमेंट की प्रॉब्लम आती है, तो रीपेमेंट के लिए जो इन्होंने बनाया हुआ नियम वो बिल्कुल वाकई अपने आप में ठीक है साथियों। और हमें आज जो रिटायर्ड पर्सन का जो मान सम्मान किया, सभी रिटायर्ड पर्सन की तरफ से मैं और अपनी तरफ से अपने फाउंडर मेंबर्स का जो हमें इन्होंने आज ये सम्मान किया है,
जो हमें गिफ्ट दिया है, मैं इनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, इनका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और इन्हें शुभकामनाएं देता हूँ और ये निरंतर ऐसे ही कार्य करते रहे और ये परिवार इनका फलीभूत होता रहे और अच्छे कार्य करते रहे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू कैलाश जी। बहुत सिंह जी का स्वागत करता हूं मैं। बहुत सिंह जी केवल 2 शब्द आ जाओ और उसके बाद तथागत भगवान बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, समस्त अधिकारीगण, मैं शब्द बोलूं अधिकारीगण, कार्यकारिणी के मेंबर तो हैं, अधिकारी शब्द बोल रहे हैं, सभी के लिए धन्यवाद। नए वर्ष की शुभकामनाएं। सोसाइटी जिस तरह से काम कर रही है, आसपास कोई इस तरह की सोसाइटी नहीं काम कर रही और उसका श्रेय इन मेंबरों को तो जाता ही है, किंतु ये सिद्धांत पे चलते हैं भगवान बुद्ध के, उनको भी जाता है। मैं तहे दिल से शुभकामना देता हूं कि ये सोसाइटी और इन लोगों के माध्यम से ही आगे बढ़ती रहे, किंतु योगदान एक एक व्यक्ति का, जो इसका मेंबर है, उनका योगदान भी बहुत जरूरी है, कहीं कोई फाल्टी ना बन जाए। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।